नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुले एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दायरे स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं औद्योगिक क्रांति। ये बीए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है, सेमेस्टर सेकंड का टॉपिक है और बड़ा क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझाते हुए इसके कारण और परिणामों पर विचार कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में औद्योगिक क्रांति का अर्थ देखेंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे औद्योगिक क्रांति के कारण, ये सारे कारण, और उसके बाद में देखेंगे अपन इसके प्रभाव या परिणाम, आखिरकार में इसका रिजल्ट क्या निकला। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो आधुनिक विश्व का जो इतिहास आपका सेकंड सेमेस्टर में पेपर लगने वाला है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले थे। उन्हीं क्वेश्चनों में यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन भी उसमें दे रखा होगा। बड़ा क्वेश्चन है 20 अंकों का। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मैं लगातार वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसका अर्थ कि आखिरकार में इसका अर्थ क्या है। आपके सामने दिख रहा है इसकी शुरुआत, जो औद्योगिक क्रांति है इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। और ये इंग्लैंड कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, यूरोप वाले बहुत एडवांस है, हमारे से 20 साल आगे हैं वो। ठीक है ना। तो इंग्लैंड से इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इस शब्द से ही आपको पता लग रहा होगा, इसके अंदर है ना जो एक शब्द निकलेगा उद्योग, यानी उद्योगों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में। यदि आपको सन लिखनी पड़े, या तो शताब्दी में यदि सन लिखनी पड़े तो 1760 को इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और चरम उत्कर्ष तक, यानी हाई लेवल तक कब, कौन सी सन याद रखोगे? 1830 तक। फिर उसके बाद में धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है, तो इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी, इसको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। इसके बाद में आपके सामने दिख रहा है कि शब्द का प्रयोग। आखिरकार में जो औद्योगिक शब्द है इसका प्रयोग किसने और कब किया और किस विद्वान ने किया, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है 1837 में ब्लांकी, ये फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, कहाँ का था? फ्रांस का था ये। तो इसने सबसे पहले इस औद्योगिक जो शब्द है उसका प्रयोग किया। इसके बाद में 1844 में अर्नोल्ड रोमनवी ने इस शब्द का प्रयोग किया। तो इसके बाद में किया था। ठीक है, ब्लांकी के बाद में इस विद्वान ने इस शब्द का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो, परिभाषा लिखना चाहो तो इस प्रकार लिख सकते हो। उत्पादन प्रणाली में आमूलचूल एवं आधारभूत परिवर्तन। जो उत्पादक की जो प्रणाली होती है, हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उस प्रणाली में अत्यधिक परिवर्तन देखा गया। कब देखा गया? 1760 में। आगे पढ़ते हैं। जिनमें हस्तचालित औजारों के स्थान पर शक्ति चालित जो संयंत्र थे उन्होंने स्थान ले लिया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हस्तचालित का मतलब क्या होता है? हस्त का मतलब हाथ। पहले के जो उद्योग थे, ये इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, उससे पहले हाथों से सब कुछ चीज़ बनाई जाती थी, मशीनें नहीं थी। जैसे भारत में आप देखोगे चरखा, महात्मा गांधी जी का, उससे सूत काटते थे वो, तो हाथ से चला रहे ने उसको। तो लेकिन इंग्लैंड में कुछ ऐसा हुआ 1760 को कि हाथ से चलाने वाले जो औजार थे उनका है ना जो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारे सामने मशीनों से चलने वाले साधन आ गए, और मशीनों से चलने वाले साधन है ना जो व्यक्ति से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं अभी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँ आपको, और एक ये बोर्ड है, तो इस पर मेरे को ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। वहाँ पर आपको स्लाइडों के माध्यम से पढ़ाऊँ तो मशीनें ज़्यादा काम करती हैं, इंसान है ना जो बहुत कम काम करता है। ठीक है ना। तो इन
ये जो औद्योगिक क्रांति हुई उसमें हस्तचालित औजारों को हटा दिया गया और उसके स्थान पर जो मशीनें थी उनका प्रयोग यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। और मशीनों का प्रयोग स्टार्ट होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्पादन बढ़ेगा, वस्तुएं बढ़ेंगी। कई मशीनें आप देखते हो जिसमें बोतल बनती हैं और आप देखते हो गिलास बनते हैं, वो फटाफट है ना जो अपने आप ही बना देते हैं। अब हाथ से आप बनाना स्टार्ट करोगे तो आप उतने बना ही नहीं पाओगे और उतनी क्वालिटी आप उसमें ला ही नहीं पाओगे। तो मशीनें अच्छा कार्य कर देती हैं। इसके बाद में आप कारण आखिरकार में रीजन क्या रहे इस क्रांति के उदय होने के, और इंग्लैंड से ही क्यों उदय हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने दिख रहे हैं। 10 पॉइंट। पहला है कृषि का विकास। कृषि का विकास औद्योगिक क्रांति के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति से पहले जो भूमि पड़ी हुई थी बंजर, उस भूमि पर भी लोगों ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी थी। जनसंख्या बढ़ने के कारण कृषि, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, खाद्य सामग्री, इसीलिए कृषि का विकास हुआ। बंजर भूमि पर भी यूरोप में कृषि स्टार्ट हुई, इंग्लैंड में कृषि ज़्यादा भाग पर होने लगी। इससे क्या हुआ कि कृषि से क्या होता है कि कच्चा माल हमें प्राप्त हो जाता है, कच्चा माल, ठीक है। और ये कच्चा माल है ना जो कारखानों में काम आता है और कारखानों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो इस कृषि के विकास होने से भी अपन है ना जो औद्योगिक क्रांति का उदय मान सकते हैं। इसके बाद में आपके सामने दिख रहा है नए उद्योगों का अंत। क्या हुआ कि जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई तो नए उद्योगों का अंत हो गया, क्योंकि पूरे विश्व में मशीनों का उपयोग बढ़ने से जो कुटीर उद्योग थे, जैसे भारत में बहुत सारे कुटीर उद्योग थे, वो नष्ट हो गए। क्योंकि इंग्लैंड है ना जो भारत को गुलाम बना ही रखा था, तो यहाँ से कच्चा माल खरीदता था भारत से उच्च दामों पर, और यहाँ से इंग्लैंड ले जाकर उसमें है ना जो वस्तुओं का निर्माण करके वापस है ना जो यहाँ पर ही बेच देता था और पैसे ज़्यादा लेता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो कुटीर उद्योग थे उनका अंत हो गया। इसके बाद में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास। ये सूती वस्त्र उद्योग एक मैन है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जब हुई उससे पहले ये सूती वस्त्र उद्योग का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि अब तकनीकी का विकास हो चुका था। तकनीकी का विकास होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण सूती वस्त्र उद्योग से कर पाए, यानी सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण ज़्यादा हुआ। इससे क्या हुआ कि ये इंग्लैंड है ना जो जितने भी गुलाम देश बना रखे थे इसने, औपनिवेशिक देश जिसे बोलते हैं, वहाँ पर इस माल को बेचता था और ज़्यादा इनकम कमाता था। परिवहन का विकास इसने कर ही लिया था, रेल का आविष्कार कर ही लिया था। रेल का आविष्कार करने के कारण फिर ये दूसरे देशों से माल को भेजा करता था, वहाँ से कच्चा माल उठाकर। क्योंकि चीन और भारत में आप देखते हो सूती वस्त्र, सूत जो होता है, रेशम जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था। तो रेशम मार्ग भी भारत और चीन के ऊपर से गुजरता है ना, तो इससे क्या हुआ कि सूती वस्त्र का उद्योग जो था उसका विकास है ना बहुत ज़्यादा हुआ। इसके बाद में आप देखते हो लोहे का उत्पादन। लोहे का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। लोहे का उत्पादन बढ़ने से औद्योगिक क्रांति आई, क्योंकि कारखानों का निर्माण करने के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ी। कोई मशीन का निर्माण करते हैं तो लोहे की आवश्यकता पड़ती है। तो लोहे का उत्पादन होने के कारण कारखानों का निर्माण किया गया, और कारखानों का निर्माण करेंगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि वस्तुओं का निर्माण भी कर पाएंगे। एक बात और, इंग्लैंड ने भारत में रेल लाइन बिछाई। क्यों बिछाई? क्योंकि अपने सैनिकों को बेच सके और माल को ले जा सके। तो रेल लाइन किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। तो 1760 से पहले ये जो लोहा है ना उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हो चुका था। खोज निकाले थे लोहे को जगह जगह से। और इसके बाद में पर्याप्त बाजार का होना, ये इम्पोर्टेंट है। पर्याप्त बाजार का मतलब अपन वस्तु बना रहे हैं, जैसे इंग्लैंड वस्तु बना रहा है तो उसको बेचेगा भी तो ना। यदि कोई खरीद ही नहीं रहा है तो फिर क्या मतलब है कारखाने का। तो आपको पता है कि इंग्लैंड है ना जो पूरे विश्व में बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था। एशिया के बहुत सारे देश थे और अफ्रीका के बहुत सारे देश थे, जो गरीब राष्ट्र थे उनको ज़्यादा गुलाम बना रखे थे। तो गुलाम बनाने के कारण वहाँ पर है ना एक प्रकार से बाजार उपलब्ध हो गए। इस इंग्लैंड को बाजार उपलब्ध होने से ये इंग्लैंड है ना जो वस्तुओं को यहाँ पर बेचता था। भारत में तो ये हाल था कि भारत में ये माल को है ना जो कम दाम पर खरीदता था, और यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी क्योंकि गरीब राष्ट्र था, ये वस्तुएं नहीं बना पाते थे। तो इंग्लैंड यहाँ के कच्चे माल को ले जाता था
कहाँ पर, भारत से इंग्लैंड, जैसे चीन से इंग्लैंड, वहाँ पर ले जाकर बढ़िया तरीके से कारखाने खुले हुए थे। तो वहाँ पर है ना जो वस्तुओं का निर्माण करके अच्छी अच्छी वस्तुओं का, और फिर वापस है ना जो कहाँ पर निर्यात करता था, भारत, चीन और जो और भी गुलाम राष्ट्र वहाँ पर, और वहाँ पर उच्च दाम लेता था राजा महाराजाओं से, इनसे। तो इससे है ना जो इसको डबल फायदा होता था, तो बाजार इनको उपलब्ध हो पाए क्योंकि गुलाम राष्ट्र बहुत ज़्यादा थे इनके। इसके बाद में पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या की उपलब्धता, ये टाइम जो था 1800 यानी 18वीं जो शताब्दी थी, 1760 से 1830 के बीच का जो टाइम था, उसमें जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई। जनसंख्या की वृद्धि होने से वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसीलिए कारखानों की स्थापना हुई, और कारखानों की स्थापना होने के कारण इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण किया, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो फिर वस्तुएं भी ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। आपको ये भी पता है कि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है ना, वहाँ पर हमें ज़्यादा वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो भारत को है ना जो बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करना होता है। तो इसी कारण उस टाइम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इसके बाद में लोगों का जीवन स्तर उच्च होना। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप रहा जो ज़्यादा विकसित था। यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे देश आते हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, डच, तुर्की, ये सारे के सारे जो देश हैं ना, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना, जीवन स्तर, वो बहुत ज़्यादा था। हम तो गरीब थे, असभ्य थे उस टाइम, तो जीवन स्तर उच्च होने के कारण इन्होंने अलग अलग तरीके की वस्तुएं बनाई अपने शरीर को सुख देने के लिए, इसलिए औद्योगिक क्रांति का पोषण हुआ। इसके बाद में नवीन वस्तुओं की मांग। अब आप जीवन स्तर आपका अच्छा है, जीवन स्तर आप बढ़ा रहे हो, तो फिर आपको नवीन वस्तुओं का निर्माण भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए भारत में है ना जो गर्मियों में पहले पंखा था, उसके बाद में क्या आई, एसी आई, उसके बाद में भी अब और कुछ आ जाएगी। तो धीरे धीरे है ना जो नवीन वस्तुओं की मांग बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे जीवन स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे नई नई चीज़ों की मांग बढ़ेगी। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद में शिक्षा का प्रसार। यूरोप में शिक्षा का प्रसार, एक शिक्षा का प्रसार ही ऐसा है, यदि शिक्षा का प्रसार हो जाता है ना तो व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है ना तो नए नए आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं, विचार आते हैं, जिससे क्या होता है कि अपन नई नई तकनीकें कर पाते हैं, नए नए आविष्कार कर पाते हैं, और नए नए आविष्कार होंगे तो फिर औद्योगिक क्रांति जैसी घटनाएं होंगी, नई नई वस्तुएं बना पाएंगे, नई नई मशीनें बना पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद में 10वां पॉइंट है, विज्ञान के माध्यम से नवीन आविष्कार एवं तकनीकी का जन्म। मैंने पहले ही बता दिया, जैसे विज्ञान आया तो नए नए आविष्कार हुए, मशीनों के आविष्कार हुए, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में भी नई नई मशीनें आ गई और तकनीकी का विकास हुआ। इन सारी चीज़ों का विकास होने के कारण औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। तो यहाँ तक सारे के सारे रीजन थे। अब औद्योगिक क्रांति गठित हो चुकी है और इस औद्योगिक क्रांति का रिजल्ट क्या निकला, यानी 1830 तक लगभग ये पूरी हो चुकी थी। इसके बाद में कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलेगा, जो भी चीज़ करते हैं उसका रिजल्ट निकलता है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। इसके बाद में देखो प्रभाव या परिणाम आप बोल सकते हो। आर्थिक परिणाम पढ़ेंगे, इसके बाद में सामाजिक परिणाम पढ़ेंगे, इसके बाद में राजनीतिक परिणाम पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। इसके बाद इसमें है उत्पादन में वृद्धि। हमने बात कर ली कि जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनें आई, मशीनें आने के कारण नई नई वस्तुएं बढ़ने लग गई। जनसंख्या है तो ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण अपन को करना पड़ेगा। तो कंपनियों में और कारखानों में उत्पादन बढ़ा, यानी वस्तुओं का निर्माण बढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण करने लग गए ये लोग। इसके बाद में घरेलू उद्योगों का विकास, घरेलू उद्योगों का भी विकास हुआ, क्योंकि जो इंग्लैंड था ना वो ज़्यादा से ज़्यादा माल का निर्यात करना चाहता था अन्य देशों से और ज़्यादा दाम कमाना चाहता था, इसलिए घर में भी काफ़ी सारे छोटे छोटे उद्योग खुल गए। इसके बाद में बड़े कारखानों की स्थापना होगी, क्योंकि पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। तो उनको वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए जो गुलाम राष्ट्र हैं, अफ्रीका और एशिया के जो देश हैं, उनको वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए हमें बड़े से बड़े कारखाने खोलने पड़ेंगे, और यही हुआ। इसके बाद में नए नगरों का विकास। अब आपको पता है कि वस्तुएं बन रही हैं तो व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो उनका रहन सहन का तरीका बढ़ेगा, और इससे क्या होगा कि नगरों का विकास होगा, और नगरों का विकास होने से वो जो पूंजीपति हैं वो और धनी होते जाएंगे। ठीक है, तो नगरों का विकास भी औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। इसके बाद में यातायात के साधनों का विकास, ये वी का मतलब क्या है, विकास।
आपको पता है कि माल बन रहा है कारखानों में, तो उनको ले जाने के लिए है ना हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? सिर पर रख कर ही अपन ले जाएंगे क्या? नहीं ले जाएंगे। स्थल मार्ग से ले जा रहे हैं तो नावों का आविष्कार होगा, बड़ी बड़ी नावों का आविष्कार होगा। सॉरी, जो स्थल मार्ग है ना उससे अपन माल ले जा रहे हैं तो हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों का निर्माण करना पड़ेगा, रेल का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में यदि अपन जल मार्ग से जा रहे हैं तो हमें है ना जो बड़ी बड़ी नाव, बड़े बड़े जो जहाज हैं उनका आविष्कार करना पड़ेगा। तो परिवहन का विकास तो होगा ही, परिवहन का विकास नहीं होगा तो फिर अपन माल को कैसे ले जाएंगे? आज आप देख लो, जितना भी माल आता है आप जो सड़क होती है उस पर देखते हो, जो मेन हाईवे होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है, उसमें बहुत सारे यानी जो ट्रक चलते हैं उनमें माल को ले जाया जा रहा है। यदि ये नहीं हो तो फिर सारा ही सिस्टम रुक जाए। इसके बाद में सामाजिक परिणाम इसमें है श्रमिकों की दुर्दशा। श्रमिकों की दुर्दशा बेकार थी, क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ी और कारखानों में इनको काम करना पड़ता था, बहुत सारे मजदूर हो गए। इससे क्या हुआ कि एक तो इनको पैसे कम मिलते थे, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो पैसे कम मिलेंगे। दूसरा, इनके जो कंपनियां होती थी उसके अंदर हवा का जो निकास, आने जाने का जो होता है ना, रोशनदान और ये चीज़ें नहीं हो पाती थी, उनको शुद्ध हवा ही नहीं मिल पाती थी वहाँ पर, तो उससे उनकी बीमारियाँ बढ़ी। बहुत सारे लोग ये जो श्रमिक है ना वो मरने भी लगे। तो इनकी दुर्दशा ना जो बेकार थी। और एक चीज़ और थी कि इनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। जो मालिक होता था वो बहुत ज़्यादा शोषण करता था, इनका ज़्यादा घंटों तक काम करवाता था। इससे क्या हुआ कि शरीर की भी कैपेसिटी होती है कि कितना काम कर सकता है, लेकिन ज़्यादा काम करने से फिर हालत ख़राब ही होगी। तो इनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा थी। जनसंख्या में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएँ जो है ना वो बढ़िया तरीके से आ चुकी थी और अब डेथ है ना जो कम हो रही थी। डेथ कम होने के कारण जनसंख्या बढ़ेगी और इसी के कारण हुआ क्योंकि हमने बहुत सारी तकनीकों का आविष्कार कर लिया था चिकित्सा के क्षेत्र में। तो अब जो मृत्यु दर है ना वो कम हो रहा था, जिससे जनसंख्या बढ़ेगी। संयुक्त परिवार का टूटना। संयुक्त परिवार कब होता है? जब पहले गाँव में संयुक्त परिवार होते थे ज़्यादा, अभी भी हैं लेकिन कम है, क्योंकि सारे लोग गाँव में रहते थे। अब क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति होने से लोग नगरों में है ना जो कमाने के लिए जाने लगे, क्योंकि गाँव में उनको काम नहीं मिलता था। आज भी आप देखोगे गाँव के लोग है ना नगरों में जा रहे, क्यों? क्योंकि उनको नगरों में काम मिलता है। इससे क्या होगा कि आधी फैमिली तो है ना जो नगरों में रहेगी, आधी फैमिली है ना जो घर पर रहेगी, तो संयुक्त परिवार कहाँ रहा फिर? तो इस प्रकार संयुक्त परिवार टूटा इस औद्योगिक क्रांति से। अनैतिकता का विकास। अनैतिकता का विकास का मतलब लोग है ना जो गलत मार्ग पर जाने लगे। शराब, इंग्लैंड में क्या हुआ कि शराब और जुआ है ना उसका विकास बहुत ज़्यादा हुआ। अब लोग है ना जो पैसे कमाने पर ध्यान देते थे और उनकी स्वार्थ, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्वार्थ आ गया। पैसा कमाना, बस पैसे कमाने से क्या होता है कि एक दूसरे का गला भी काटना स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो आप जानते हो, तो ये नैतिकता का पतन है ना जो इस औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम में आप औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा का मतलब जैसे यूरोप में इंग्लैंड ही थोड़ी एक देश था शक्तिशाली, फ्रांस भी है, डच भी है, स्पेन भी है और भी बहुत सारे हैं, तुर्की। तो यूरोप में बहुत सारे देश थे। तो हाँ, और आप इधर मान लो अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये बहुत सारे देश से शक्तिशाली राष्ट्र थे। तो ये सारे के सारे है ना जो उद्योगों का विकास करना चाह रहे थे, क्योंकि आपको पता है जब एक विकास कर लेता है, इंग्लैंड कर लिया है इंग्लैंड ने, तो बाकी राष्ट्र भी तो करेंगे ना, वो भी तो बढ़िया तरीके से शक्तिशाली बनने का प्रयास करेंगे। तो सारे शक्तिशाली बनने का प्रयास कर रहे थे और ये अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए गरीब राष्ट्रों को ढूंढ रहे थे, और गरीब राष्ट्र तो एशिया और अफ्रीका के देश ही हैं। तो इनके बीच में गरीब राष्ट्रों को गुलाम बनाने की एक जंग छिड़ चुकी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुलाम बनाएंगे और अपना माल को वहाँ पर बेचेंगे, बाजार मिलेगा। यदि गुलाम नहीं बना पाएंगे, उनको है ना जो उपनिवेश नहीं कर पाएंगे गरीब राष्ट्रों का, तो वो माल को कहाँ बेचेंगे। इसीलिए ये जो यूरोप के राष्ट्र थे उनमें जंग छिड़ चुकी थी। ठीक है, प्रतिस्पर्धा इसे बोलते हैं। श्रमिक संघर्ष। श्रमिकों में भी संघर्ष होगा, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे, जहाँ पर 5 की डिमांड वहाँ पर 100 पहुँच रहे हैं काम लेने के लिए, तो उनमें जंग छिड़ेगी। ठीक है, तो इनमें भी संघर्ष, रोजी रोटी के लिए ये भी तो करेंगे ना, तो आपस में संघर्ष स्टार्ट हो गया। विदेशी नीतियों में परिवर्तन। अब है ना जो
जो विदेश के जो व्यापार था ना, विदेश में जो देश थे उनकी जो पॉलिसी थी उनमें परिवर्तन आ गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा है ना वो इनकम कमाना चाहते थे और व्यापार में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। राजनीतिक स्थिरता भी यहाँ पर देखने को मिली। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक